हेलो बच्चों, वापस से एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आप लोगों के साथ। आप लोग कहेंगे कि मैम तो हर टॉपिक में यही शुरुआत में कहती है आज और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन फिजिक्स अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है। आप जितना ज़्यादा फिजिक्स के अंदर घुसते जाएंगे उतना ही आपको उसके अंदर इंटरेस्ट भी आता जाएगा। और फिजिक्स में इंटरेस्ट तो आ रहा है वो तो अच्छा है, लेकिन फिजिक्स भी आपको और परीक्षा लेता जाएगा। जैसे जैसे आप हायर लेवल के अंदर जाएंगे वैसे वैसे फिजिक्स टफ होती जाएगी। देख लीजिए ना, आप लोगों ने जब 11th में फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था यूनिट का, कितना ईजी था, कुछ भी नहीं था उसके अंदर। फिर आप जैसे जैसे आगे बढ़ते गए इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आया, फिर उसके बाद मैग्नेटिज्म आया, फिर एसी आया। अभी तक भी आपको लग रहा है अरे यार फिजिक्स तो कुछ है ही नहीं, मैम यूँ डराती रहती है, दूसरे लोग यूँ डराते रहते हैं, फिजिक्स टफ है। लेकिन आगे जब ऑप्टिक्स में आएंगे, ऑप्टिक्स जब आएगा, सेमीकंडक्टर आएगा, तो आपको पता चलेगा असली फिजिक्स क्या है। वहां असली फिजिक्स का मजा आएगा आप लोगों को, मेरे को भी पढ़ाने में आएगा और आपको भी पढ़ने में आएगा। चलिए, जहां हमने लास्ट लेक्चर छोड़ा था LCR परिपथ, हमने क्या पढ़ा था? LCR परिपथ में जो औसत ऊर्जा होती है, अगर केवल R है, केवल रेजिस्टर है, तो हमारी जो औसत ऊर्जा थी वो कितनी थी? Vrms इंटू IRMS, जो अधिकतम मान था, मैक्सिमम वैल्यू थी। यही जब अपन ने LCR ले लिया, L, C और R ले लिया, तो वैल्यू क्या बन गई थी? Vrms इंटू IRMS cos phi। ये जो cos phi है यही क्या कहलाती है? शक्ति गुणांक कहलाती है। अब शक्ति गुणांक को अगर हमें डिफाइन करना है, क्योंकि दोनों इक्वेशंस में सिर्फ डिफरेंस इस cos phi का ही आ रहा है। केवल R था तब हमारे पास वैल्यू थी Vrms इंटू IRMS, लेकिन जैसे ही LCR आ गया तो क्या बन गया? Vrms इंटू IRMS इंटू cos phi। तो ये जो L और C है ये साइलेंट बिहेवियर दिखा रहे हैं, काल्पनिक, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं? काल्पनिक अवयव कहते हैं, जो ऐसे तो सर्किट में रोल में नहीं आएंगे, लेकिन जब इनकी जरूरत होगी तो अपना व्यवहार दिखाएंगे। तो L और C हमारे काल्पनिक एलिमेंट्स है, साइलेंट एलिमेंट्स हैं, जो जब जरूरत होती है तब अपना रोल दिखाते हैं, तब अपना व्यवहार दिखाते हैं। केवल R, तो ये वैल्यू तो केवल R के कारण आई। ये जो cos phi है ये पूरा हमारे किसके कारण बनी? L और C के कारण बनी। तो इन्हीं cos phi को हम क्या कहते हैं? शक्ति गुणांक कहते हैं। अगर एग्जाम में आपके पास आता है शक्ति गुणांक को समझाइए, तो उसकी डेफिनेशन क्या लिख के आएंगे? चलिए बताते हैं इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में विभवांतर V तथा I के मध्य, V है विभवांतर, I है धारा, इनके बीच में जो कलांतर बनता है, जो एंगल बनता है, जो कोण बनता है, उसका कोसाइन, इसी को क्या कहा जाता है? LCR परिपथ का शक्ति गुणांक कहा जाता है। देखिए बच्चों, फिजिक्स में, साइंस में, मैथ्स, इंग्लिश का होना बहुत जरूरी है। आप लोग ये सोचिए कि हम पूरी की पूरी हिंदी में साइंस पढ़ लें तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, आपको इंग्लिश इंप्रूव करनी ही पड़ेगी। इसलिए मैं बीच बीच में कुछ इंग्लिश के वर्ड्स भी लाती हूँ। कुछ आप लोगों ने देखा होगा कि मैं इंग्लिश में भी साथ साथ बोलते जाती हूँ। क्यों बोलती हूँ? क्योंकि साइंस के स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश अच्छी होना बहुत जरूरी है। अभी तो आप 11th-12th में हैं, आपको अच्छी बुक्स मिल जाएंगे, अच्छे लेक्चर्स भी मिल जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे आप हायर क्लासेस में जाएंगे, BSc करेंगे, MSc करेंगे, PhD करेंगे, या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देकर आप किसी पोस्ट पर जाएंगे, या आप किसी स्कूल में पढ़ाने जाएंगे, या BTech करेंगे, मेडिकल करेंगे, हर जगह पर साइंस इंग्लिश में ही है। हिंदी केवल 12th तक ही है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको BSc में, अगर BSc करते हैं तो वहाँ आपको हिंदी में मिल जाएगी। MSc में साइंस हिंदी में नहीं है। इसलिए अगर साइंस फील्ड में ही आपको रहना है, किसी एक अच्छे डेजिग्नेशन के साथ रहना है, तो आपको इंग्लिश इंप्रूव करनी बहुत ज़रूरी है। और इंग्लिश कैसे इंप्रूव करोगे? कोई इंग्लिश स्पोकन कोर्स ज्वाइन करोगे, न्यूज़पेपर्स डेली पढ़िए, इंग्लिश में पढ़िए, उससे आपका GK भी अच्छा होगा और इंग्लिश भी अच्छी होगी। इंग्लिश में न्यूज़ सुनिए, न्यूज़ चैनल्स चलते हैं उसमें इंग्लिश में न्यूज़ आती है, वो सुनिए। नहीं समझ में आता आजकल तो नीचे सब्सक्राइब हो जाता है, नीचे लिखा हुआ आ जाता है पूरा, उसको पढ़िए, उसको समझिए। करते करते ही इंग्लिश अच्छी होगी। ऐसा नहीं है कि आज का आज पढ़ा आपने 1 महीने में इंग्लिश अच्छी हो गई। इंग्लिश अच्छी करनी है, ऐसे ही कंटिन्यूशन में करते रहिए। दोस्तों के साथ इंग्लिश में बात करिए, घर में इंग्लिश में बात करिए, कुछ इंग्लिश के वर्ड्स लाइफ में लाना शुरू करिए।
ठीक है। लेकिन ये नहीं कि मैम ने कहा है कि इंग्लिश अच्छी करो तो आज ही लग गए हम तो इंग्लिश शुरू करने, अभी आपको सिर्फ 12th की पढ़ाई करनी है। 12th के बाद आप लोग अपनी इंग्लिश पे ध्यान दीजिए, इंग्लिश इंप्रूव करिए। साथ साथ मैं आप लोगों के जो वर्ड्स स्पेसिफिक आ रहे हैं वो इंग्लिश में बताते जाऊंगी। तो हमारा शक्ति गुणांक की डेफिनेशन हो गई, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में विभवांतर V तथा I के बीच में जो कोसाइन बनता है, कालांतर क्या हुआ, फाई, फाई का जो कोसाइन लिया जाएगा जिसको हम क्या कह रहे हैं, कॉस फाई कह रहे हैं, इसी को ही क्या कहा जाता है, शक्ति गुणांक कहा जाता है, पावर फैक्टर कहा जाता है। तो शक्ति गुणांक का जो स्पेसिफिक फॉर्मूला बनता है cos फाई इज इक्वल टू R अपॉन Z। यहाँ R क्या है, जो हमने LCR परिपथ में प्रतिरोध लगाया वो R है, और LCR परिपथ की जो कुल प्रतिबाधा बनती है वो Z है। और कुल प्रतिबाधा कितनी होती है, एक दूसरा पेन ले लेते हैं ताकि थोड़ा सा दिखने में आपको अच्छा लगेगा, R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर, ये हमारी क्या बन गई, LCR परिपथ की कुल प्रतिबाधा बन गई। R तो प्रतिरोध हो गया, XL जो हमने प्रेरण कुंडली लगाई उसका प्रतिघात, XC जो हमने संधारित्र लगाया उसका प्रतिघात। तो एक LCR परिपथ के लिए प्रतिबाधा का ये फॉर्मूला हम पिछली लेक्चर्स में डिराइव कर चुके हैं, वहीं से हमने इस रिजल्ट को यूज लिया है। और जो शक्ति गुणांक का मान है वो हमेशा 1 से कम होता है, एक मैक्सिमम वैल्यू है, वो किस केस में होगा वो भी हम बताएंगे, लेकिन इसका मान जनरली जो बात की जाती है वो 1 से कम होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि नेगेटिव होता है, 1 और 0 के बीच में ही रहता है, या तो 1 होगा, मैक्सिमम वैल्यू 0 होगी, मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी, मिनिमम वैल्यू 0 होगी, इन दोनों के बीच में रहेगा, 0 से नीचे नहीं जाएगी, नेगेटिव वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, इसकी कोई वीमा नहीं होती है, इसकी कोई इकाई नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि R भी क्या है, प्रतिरोध है जिसकी भी इकाई ओम है, Z भी प्रतिरोध है जिसकी भी इकाई ओम है, दोनों ओम से ओम कट जाएंगे, तो cos फाई की कोई इकाई नहीं होती है, कोई इसकी यूनिट नहीं होती है, ये यूनिट लेस क्वांटिटी है। ठीक है, अब हम इसके 3 केस पढ़ते हैं। 3 केस क्या हुए कि केवल R जुड़ा हुआ है तो शक्ति गुणांक क्या हुआ, केवल L जुड़ा हुआ है तो शक्ति गुणांक क्या हुआ, केवल C जुड़ा हुआ है तो शक्ति गुणांक क्या हुआ। मैं आपके पिछले प्रीवियस ईयर के बोर्ड के पेपर्स देख रही थी, तो उसमें किसी एक ईयर में ये क्वेश्चन आया है, सेक्शन बी में ही आया है शायद, उसमें ये पूछा गया है कि अलग अलग परिपथ के लिए स्पेसिफिक नाम दे रखे हैं वहाँ पे कि धारतीय परिपथ है उसके लिए शक्ति गुणांक का मान बताइए, या प्रेरकीय परिपथ है उसके लिए शक्ति गुणांक का मान बताइए, ओमीय परिपथ है उसके लिए शक्ति गुणांक का मान बताइए। तो हमें वहाँ पे स्पेसिफिक मान भी पता होने चाहिए कि इनके लिए इसका मान क्या होगा। ठीक है, निकालते हैं हम। केस फर्स्ट लेते हैं, ब्लैक कर देते हैं पेन को। केस फर्स्ट, ओनली R। अब ओनली R लिखने से काम नहीं चलेगा, ओनली R परिपथ का नाम क्या है वो भी पता होना चाहिए। एग्जाम में ऐसा लिखा हुआ नहीं आएगा ओनली R, वहां पे परिपथ का नाम आएगा। ओनली R परिपथ को क्या कहते हैं, ओमीय परिपथ। ये है हमारा ओमीय परिपथ। ठीक है, ओमीय परिपथ का मतलब ही समझ जाना है कि परिपथ में केवल R जुड़ा हुआ है। अब इसके लिए शक्ति गुणांक का मान क्या होगा, cos फाई इज इक्वल टू R अपॉन रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला हुआ। ठीक है, अगर केवल परिपथ में R जुड़ा हुआ है तो XL का मान और XC का मान 0 हो जाएगा, वैल्यू 0 हो जाएगी। इनकी वैल्यू 0 हो गई तो cos फाई इज इक्वल टू R अपॉन रूट R स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कट जाएंगे, R अपॉन R दोनों कट जाएंगे, वैल्यू 1 आ जाएगी, जो शक्ति गुणांक का अधिकतम मान है 1। ठीक है, तो अगर ओमीय परिपथ है तो शक्ति गुणांक का मान 1 हो गया, मैक्सिमम वैल्यू आ गई। मतलब परिपथ में अधिकतम शक्ति संयोजित है, परिपथ में सबसे मैक्सिमम पावर एसोसिएटेड है।
चलिए नेक्स्ट सेकंड केस लेते हैं। केस सेकंड, ओनली एल। ओनली एल परिपथ को क्या कहा जाता है? प्रेरकीय परिपथ, इंडक्टर सर्किट, इंडक्टिव सर्किट। क्या कहा जाता है इसको? इंडक्टिव सर्किट कहा जाता है। ओनली प्रेरकीय परिपथ कहा जाता है। प्रेरकीय परिपथ मतलब परिपथ में R जुड़ा हुआ है और L जुड़ा हुआ है, ये दो चीजें जुड़ी हुई है। तो अगर R और L है तो XL का तो मान है वो भी ग्रेटर देन 1 है, लेकिन XC का मान 0 हो जाएगा। अगर XC 0 हो गया तो cos phi इज इक्वल टू बन जाएगा R अपॉन रूट R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, क्योंकि XC तो 0 हो गया। ठीक है, अब देखिए जो नीचे की वैल्यू है वो R से बड़ी है या R से छोटी है? जब हमने R में कुछ चीज ऐड करी है तब जाके हमें मान मिला है। इसका मतलब जो डिनोमिनेटर है, जो नीचे की वैल्यू है वो R से बड़ी है, और अगर डिनोमिनेटर बड़ा होता है तो वो वैल्यू क्या हो जाती है? लेस देन 1 हो जाती है। जैसे अगर अपन लिखते हैं 2/5, तो नीचे की वैल्यू बड़ी है ना, ऊपर छोटा है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? लेस देन 1 हो जाएगी, है ना। उसी तरह से cos phi का मान इस केस में लेस देन 1 हो जाएगा, राइट। थर्ड केस क्या है हमारे पास? ओनली C। इस सर्किट को क्या कहा जाता है? धारतीय परिपथ कहा जाता है, कैपेसिटिव सर्किट कहा जाता है। ठीक है, तो कैपेसिटिव सर्किट में XC का मान ग्रेटर देन 1 होगा, XL 0 हो जाएगा। तो हमारा cos phi बन जाएगा R अपॉन रूट R स्क्वायर प्लस माइनस XC का स्क्वायर, क्योंकि XL तो 0 हो गया। अब माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस बन जाएगा। फॉर्मूला क्या मिल गया? R अपॉन रूट R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। ये वैल्यू भी क्या होगी? लेस देन 1 होगी। तो जो हमने कहा था, हमारा अगर cos phi का मान निकाला जाए, शक्ति गुणांक का मान निकाला जाए, तो वो 0 से लेके 1 तक रहता है। 1 सिर्फ एक केस में मिलेगा जब सिर्फ प्रतिरोध है। ठीक है, बाकी इसका मान 0 से लेके 1 तक रहता है, ना तो 0 होगा ना 1 होगा, 0 और 1 के बीच में रहेगा, लेस देन 1 होगा। नेगेटिव नहीं जाएगा कभी भी। नेगेटिव चला जाएगा तो क्या होगा? यहाँ पे जो रूट में नेगेटिव आएगा, रूट में नेगेटिव तो क्या होती है? इमेजिनरी वैल्यू होती है। कॉम्प्लेक्स में पढ़ा है ना आप लोगों ने मैथ्स में। तो हमारे पास नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी, वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी, लेकिन 1 से छोटी आएगी। 0.5 आ सकता है, 0.7 आ सकता है, 0.8 आ सकता है, 0.2 आ सकता है, लेकिन 1 से छोटी आएगी। ठीक है, तो शक्ति गुणांक का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, पावर फैक्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। जितना पावर फैक्टर का मान कम होगा, परिपथ में उतनी ही कम शक्ति संयोजित होगी। तो शक्ति गुणांक ये बताता है कि हमारे दिए गए परिपथ में कितनी शक्ति संयोजित है, और जितनी शक्ति संयोजित होगी उतनी ही ऊर्जा ह्रास होगा। ठीक है, जितना ज्यादा शक्ति संयोजित होगी उतना ही ज्यादा ऊर्जा का ह्रास होगा, राइट। तो यहां तक हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है, शक्ति गुणांक। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है, वो ले लेते हैं ताकि ये टॉपिक अपना पूरा कंप्लीट हो जाएगा। क्या है? चलिए एक बार का थोड़ा सा मैं ये बताती हूं आपको। ये इस टेबल को तो रट लेना। ये टेबल अगर याद है तो एग्जाम में किसी भी न्यूमेरिकल में नहीं अटकोगे। क्या है? अगर प्योरली रेजिस्टिव लोड है, मतलब पूरी तरह से केवल परिपथ में R जुड़ा हुआ है, केवल R जुड़ा हुआ है, तो V और I दोनों सेम फेज में होंगे, दोनों समान कला में होंगे, कोई कला में अंतर नहीं होगा। ये हम पढ़ चुके हैं, डिराइव कर चुके हैं, लेकिन सिर्फ इसको क्या किया गया है? एक टैबुलर फॉर्म में बना दिया है। अगर ये टेबल याद हो गई, न्यूमेरिकल में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर ये टेबल याद है तो इसको अपनी लैंग्वेज में लिख भी सकते हो आप लोग। तो सिर्फ ये टेबल याद कर ली, LCR सर्किट पूरा अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, क्या था? जस्ट एक रिवीजन है एक तरह से। ये मान लीजिए केवल प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, V और I सेम फेज में है, phi 0 है, पावर फैक्टर का मान 1 हो गया। केवल L जुड़ा हुआ है,
आई और वी में 90 डिग्री का एंगल हो गया, आई 90 डिग्री पीछे हो गई, पावर फैक्टर 0 हो गया या लेस देन 1 हो गया, प्योरली कैपेसिटिव है तो ये हो जाएगा, आर और एल लोड है तो ये हो जाएगा, आर और सी लोड है तो ये हो जाएगा। ये सारी चीजें हमने डिराइव करी है, सिर्फ हमने इसको क्या कर दिया, एक टेबुलर फॉर्म में कलेक्ट कर दिया ताकि याद करना इजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये टेबल तो आपको अच्छे से याद होनी ही चाहिए। अगर आपको इस टेबल को समझने में कहीं दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगी आप लोगों को, लेकिन एक बार इसको समझने की कोशिश करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेते हैं हम हमारा टॉपिक। बहुत छोटा सा टॉपिक है, कभी कभी सेक्शन ए में पूछ लिया जाता है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूं। छोटा सा टॉपिक है और कॉन्सेप्ट भी अच्छा है, इसलिए आपको ये बता देते हैं। कई बार पूछ लिया जाता है सेक्शन ए में, इसलिए थोड़ा सा मैं इसका दे देती हूं। वॉटहीन धारा क्या होती है? वॉटहीन धारा जब परिपथ में शक्ति गुणांक का मान 0 हो जाता है, परिपथ में किसी भी तरह का कोई शक्ति का समायोजन नहीं होता है, किसी भी तरह का ऊष्मा का ह्रास नहीं होता है, उस टाइम पे परिपथ में जो धारा प्रवाहित होती है वो धारा क्या होती है? वॉटहीन धारा होती है। और ऐसा किस केस में मिलता है? कब हमें ऐसा होता है कि परिपथ में शक्ति गुणांक का मान 0 है? जब परिपथ में केवल L जुड़ा हुआ है, केवल C जुड़ा हुआ है। कैसे था? एक बार थोड़ा सा बता रही हूं मैं आपको। cos फाई इज इक्वल टू था R अपॉन रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। ठीक है, केवल प्रतिरोध में R जुड़ा हुआ है तो R नीचे XL XC 0 हो जाएगा, R से R कट के 1 आ गया। केवल L जुड़ा हुआ है तो R है ही नहीं, R 0 हो जाएगा, R 0 होते ही पूरा 0 हो गया। केवल C जुड़ा हुआ है तब भी R नहीं है तो 0 हो गया, तब भी 0 हो गया पूरा cos फाई। और अगर हमारा तीनों जुड़े हुए हैं, LCR तीनों जुड़े हुए हैं, तो हमें ये मान मिला। ठीक है, तो अब कंक्लूजन क्या निकला? परिपथ में अगर केवल R जुड़ा हुआ है तो उस केस में शक्ति गुणांक का मान 1 होगा। परिपथ में अगर केवल C जुड़ा हुआ है तो शक्ति गुणांक का मान 0 हो जाएगा। परिपथ में केवल L जुड़ा हुआ है तो शक्ति गुणांक का मान 0 हो जाएगा। और अगर LCR तीनों जुड़े हुए हैं तो शक्ति गुणांक का कुछ मान मिलेगा। ठीक है, इसी चीज से हमने कॉन्सेप्ट निकाला है, जब परिपथ में केवल प्रेरकत्व मतलब इंडक्टर और धारिता मतलब कैपेसिटर, सिर्फ ये दोनों जुड़े हुए हैं, प्रतिरोध का मान 0 है, उस टाइम पे परिपथ में किसी तरह का कोई शक्ति क्षय नहीं होगा। और इस टाइम पे हमें परिपथ में जो धारा मिलेगी उसी धारा को क्या कहा जाता है? वॉटहीन धारा कहा जाता है। और वॉटहीन धारा कब मिलेगी? हमारा cos फाई 0 कब होगा? मैथ्स का कॉन्सेप्ट है, अगर हमारा फाई 0 है। ठीक है, चलो थोड़ा सा मैं इसको बोर्ड पे बता देती हूँ, आपको और क्लियर करके बता देते हैं। cos फाई ये है हमारा पावर फैक्टर। अगर फाई 0 है, और फाई 0 किस केस में मिलता है? जब ओनली R होता है। फाई 0 है तो cos फाई क्या हो गया? cos 0, और cos 0 की वैल्यू होती है 1। इसलिए जब परिपथ में केवल R जुड़ा हुआ है तो शक्ति गुणांक 1 मिल गया। सेकंड केस, जब L है या C है, दोनों को साथ ही समझा रही हूं मैं, L है या C है तो V और I के बीच में जो एंगल मिल रहा है वो 90 डिग्री का मिल रहा है। और cos 90 कितना होता है? 0, इसलिए हमारा cos फाई जो पावर फैक्टर है वो 0 मिल जाएगा। अगर सेक्शन ए में आता है तो डायरेक्ट आपको इतना ही लिखना है, पूरा डिटेल में नहीं लिखना है। लेकिन अगर सेक्शन बी और सी में आता है तो पूरी डेफिनेशन लिख के, फॉर्मूला लिख के पूरा एक्सप्लेन करना है। सेक्शन ए में आया कि आर परिपथ के लिए शक्ति गुणांक कितना है, डायरेक्ट ये लिख दिया। एल और सी परिपथ के लिए शक्ति गुणांक कितना है वो ये लिख लिया। इस केस में जब V और I के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा, परिपथ में केवल L है या केवल C है, उस टाइम पे परिपथ में जो धारा प्रवाहित होती है वो कहलाती है वॉटहीन धारा। ये सिर्फ एक छोटी सी डेफिनेशन है, लेकिन कई बार पूछ ली जाती है, इसलिए आप लोगों को बता दिया। ठीक है, चलिए यहाँ तक हमारा LCR परिपथ खत्म, साथ साथ अल्टरनेटिंग करंट भी खत्म। नेक्स्ट लेक्चर में जो हमें करना है वो है इसकी एप्लीकेशन। हम कोई भी चीज़ अगर पढ़ते हैं, चाहे फिजिक्स है चाहे केमिस्ट्री है, अगर हमें उसकी एप्लीकेशन नहीं पता है डेली लाइफ में, तो हम उसको कंपेयर कैसे करेंगे?
आप लोग इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करते हैं, कई बच्चे मेरे से पूछते हैं कि अरे यार मैडम हम लोगों ने इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में इतनी मेहनत करी लेकिन कहाँ डेली लाइफ में काम आई। डेली लाइफ में तो हम हमारी इंजीनियरिंग में जो भी नौकरी करनी है वो कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हमारे डेली लाइफ में कहाँ काम में आई। लेकिन हर चीज आपके डेली लाइफ में कहीं ना कहीं काम आ रही है। तो एसी सर्किट का जो हम अल्टरनेटिंग करंट हमने पढ़ी है, ये तो सारी हमने पीछे की फिजिक्स पढ़ी है, लेकिन अल्टरनेटिंग करंट किन किन परिपथों में काम में ली जाती है, कौन से डिवाइसेस में काम में ली जाती है, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक बने रहिए, कंटिन्यूटी बनाए रखिए और हर चीज का रिवीजन करना बहुत जरूरी है। करत करत अभ्यास जड़मती होए सुजान, मतलब बार बार लिखते रहोगे, बार बार प्रैक्टिस करते रहोगे, रिवीजन करते रहोगे तो वो चीज बहुत अच्छे से याद हो जाएगी, परफेक्शन आ जाएगा उसके अंदर। ठीक है, बने रहिए ऐसे इंटरेस्टिंग लेक्चर्स के साथ। नेक्स्ट क्लास में हम और एक इंटरेस्टिंग लेक्चर के साथ आपके सामने आएंगे। तब तक कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए वीडियो को और प्रैक्टिस करते रहिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।